जो मेरा आज का टॉपिक है दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ, दैट इज इंक्रीज इन girth. You know the dicot stems, dicot roots, even the gymnosperms, they increase in their girth. Girth means the new tissue later on formed within the plant body. और हमने ऑलरेडी लर्न कर रखा है कि जो इंक्रीज इन लेंथ है due to the activity of apical meristems in the roots and stems, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। और जो इंक्रीज इन गर्थ है ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टेम्स जैसे कि वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम, उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ में जो लेटरल मेरिस्टेम्स हैं दे प्ले ए रोल, और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो एपिकल मेरिस्टेम है रूट्स के अंदर और स्टेम्स के अंदर वो प्राइमरी ग्रोथ करता है, और जो लेटरल मेरिस्टेम्स हैं वो डाइकॉट रूट्स के अंदर और डाइकॉट स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। और सेकेंडरी ग्रोथ क्या चीज है? इंक्रीज इन द गर्थ। इसमें दो लेटरल टिश्यूज इन्वॉल्व होंगे, लेटरल मेरिस्टेम्स इन्वॉल्व होंगे। वन इज वेस्कुलर कैम्बियम एंड द सेकंड इज कॉर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज बनाता है और कॉर कैम्बियम सेकेंडरी ग्राउंड टिश्यूज बनाता है। और जो हमारा आज का टॉपिक है दैट परटेन्स टू द सेकेंडरी ग्रोथ इन द डाइकॉट स्टेम। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम इन ए यंग स्टेम। वी फाइंड द वेस्कुलर बंडल्स, सी ओवर हियर, they are arranged in a ring, and each vascular bundle is already having a lateral meristem called as fascicular cambium. Or you can say intrafascicular cambium, and this is lying between the primary phloem and primary xylem in each vascular bundle. This is also a lateral meristem, but it is already present and is called primary lateral meristem. अब देखने वाली बात यह है कि हर वेस्कुलर बंडल के अंदर वेस्कुलर कैम्बियम और इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम शुरू से ही पड़ी होती है बिटवीन दी जाइलम एंड दी फ्लोइम। इसलिए इन वेस्कुलर बंडल्स को हम बोलते हैं ओपन। You already know what are open vascular bundle. Open vascular bundle is a characteristic feature of the dicot stem. अब ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, लेटर ऑन जो ग्रोथ होती है उसके समय जो एडजेसेंट वेस्कुलर बंडल्स हैं उनके बीच में जो ये एरिया है दैट इज प्राइमरी medullary ray, प्राइमरी medullary ray, ये जो एरियाज है ये एरियाज इन बिटवीन द एडजेसेंट वेस्कुलर बंडल्स, इनके सेल्स एडजेसेंट
to the fascicular cambium, they become active, they become meristematic. और टर्म डी डिफरेंशिएशन आपको आती है, और उससे बन जाती है एक और पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज interfascicular cambium. I can write over here interfascicular cambium. Interfascicular cambium. तो बेटे आप समझे, जो इंक्रीज इन गर्थ है वो लेटरल मेरिस्टेम्स के कारण होती है, और दो तरह के लेटरल मेरिस्टेम्स हैं, एक वेस्कुलर कैम्बियम और एक कॉर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू बनते हैं, और कॉर कैम्बियम की एक्टिविटी से सेकेंडरी ग्राउंड टिश्यू बनता है। और हम पहले क्या ले रहे हैं, वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम स्टार्ट करने के बाद हम ए पॉइंट पर आए, दैट इज ए कैम्बियम is already present in each vascular bundle between the xylem and the phloem, and that is called as fascicular cambium. So ये fascicular cambium प्राइमरी इन ओरिजिन है। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट था कि दैट इज द सेल्स ऑफ द medullary ray lying in between the adjacent vascular bundles close to the fascicular cambium, they become active and they form interfascicular cambium. अब हमारे पास इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, जिसको हम फैसिकुलर कैम्बियम भी कहते हैं, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, और बाद में ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ इंटरफैसिकुलर कैम्बियम बनती है। सो प्राइमरी ओरिजिन की कौन सी हुई, फैसिकुलर, और सेकेंडरी ओरिजिन की क्या हुई, इंटरफैसिकुलर, और दोनों से मिलके क्या बनती है, वेस्कुलर कैम्बियम. So you can well recognize that the vascular cambium is partly primary in origin and primary secondary in origin. अब मैं आपको एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम समझा रहा हूं. ये है हमारे पास वेस्कुलर कैम्बियम. वेस्कुलर कैम्बियम इज virtually single layered and it consists of rectangular cells rich in cytoplasm with a denser nuclei. और ये वेस्कुलर कैम्बियम क्या करेगी, इट विल कट सेल्स. ये वेस्कुलर कैम्बियम है, इट विल कट सेल्स ऑन द आउटर फेस एज वेल एज ऑन द इनर फेस. दीज आर कॉल्ड पेरिक्लिनल डिविजन्स. इसलिए बाहर एक टिश्यू बन जाएगा जिसको बोलेंगे सेकेंडरी फ्लोएम, और अंदर एक टिश्यू बन जाएगा जिसको बोलेंगे सेकेंडरी जाइलम. बोर्ड पे देखिए, अब हम मैं सेकंड डायग्राम बना रहा हूं. ये टिश्यू जो है बन गया, दिस इज सेकेंडरी जाइलम. सेकेंडरी जाइलम कैम्बियम से अंदर की तरफ बनती है और प्राइमरी जाइलम और अंदर को पुश हो जाएगी. ये आ जाएगी तुम्हारी प्राइमरी जाइलम. अब बाहर को क्या होगा, सेकेंडरी फ्लोएम बनेगी और प्राइमरी फ्लोएम और बाहर को पुश हो जाएगी. अब इसको हम मिटे देंगे यहां से और इसकी जगह पर क्या ले आएंगे, ये वाला टिश्यू. व्हाट इज दिस, दिस इज सेकेंडरी फ्लोएम, और ये है, क्या था ये, दिस इज प्राइमरी फ्लोएम. वेस्कुलर कैम्बियम से अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनती है, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनती है. सेकेंडरी फ्लोएम बनने से प्राइमरी फ्लोएम और बाहर को चली जाती है, और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनने से
प्राइमरी जाइलम और अंदर की तरफ चली जाती है, और एट सर्टेन प्लेसेस कहीं कहीं पर दिस सेल्स ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम आल्सो गिव राइज टू दिस horizontally growing secondary medullary rays. These are secondary medullary rays. बड़ा सिंपल सा फंडा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेस्कुलर कैम्बियम ने अंदर को क्या बनाया, सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम और अंदर को पुश हो गई। बाहर को क्या बनाया, सेकेंडरी फ्लोइम और प्राइमरी फ्लोइम और बाहर को पुश हो गई। और कहीं कहीं पर रेडियल कंडक्शन करने के लिए वेस्कुलर कैम्बियम ने क्या बनाया, सेकेंडरी मेडुलरी रे। अब देखने वाली बात क्या है कि जो सेकेंडरी फ्लोइम है, ये वाली सेकेंडरी फ्लोइम, इसके आउटर पोर्शंस, ओल्डर पोर्शंस प्लस द प्राइमरी फ्लोइम वो क्रश होते रहते हैं, क्योंकि अंदर से और टिश्यू बनता रहता है। इसलिए जो ये सेकेंडरी फ्लोइम है ये स्मॉल सर्कुलर रिंग की फॉर्म में ही अपीयर होती है। और वैसे भी वेस्कुलर कैम्बियम के द्वारा सेकेंडरी फ्लोइम कंपैरेटिवली कम बनती है। इसी कारण सेकेंडरी फ्लोइम के अंदर जो डिस्टिंक्ट रिंग्स हमें देखने को नहीं मिलती, लेकिन जो सेकेंडरी जाइलम है, जिसको वुड भी बोलते हैं, वो ज्यादा टिश्यू बनता है। और आए साल, एवरी ईयर, द सेकेंडरी जाइलम और द वुड appears to be formed in rings. ये कैसे? अब जो फर्स्ट ईयर की बनेगी, पहले साल में जो बनी, उसके बाद फिर दूसरे साल में बनी, पहले साल वाली क्या होगी, और अंदर को पुश हो जाएगी, क्योंकि जो लेटर ऑन बनती है वो कैम्बियम के नजदीक होगी। अब इसी डायग्राम को मैं अमेंड करके आपको समझाता हूं कि ये जो है, ये हमारा टिश्यू, यहां पर हम लिख देंगे क्या, सेकेंड ईयर सेकेंडरी जाइलम। सेकेंड ईयर सेकेंडरी जाइलम ये जो बाद में बनी है, और इसको हम लिख देंगे ये आई फर्स्ट ईयर वाली, और प्राइमरी जाइलम और अंदर को पुश हो गई, ये है प्राइमरी जाइलम। और कहां गई वो मेडुलरी रे, वो भी हमें शो करनी है, वो हम ऐसे शो कर देंगे। मेडुलरी रे तो बनती रहती है। कोई घबराने वाली बात नहीं है। वेस्कुलर कैम्बियम बाहर को सेकेंडरी फ्लोइम बनाएगी, प्राइमरी फ्लोइम और बाहर पुश हो जाएगी, और जो वेस्कुलर कैम्बियम है अंदर को सेकेंडरी जाइलम बनाएगी। सेकेंडरी जाइलम जो है ईयर टू ईयर जो बनेगी, दैट विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ डिस्टिंक्ट ग्रोथ रिंग्स। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट ईयर वाली हो गई सबसे अंदर, और उसके अंदर प्राइमरी जाइलम तो है ही है। ओके, फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर, फिर थर्ड ईयर। जो सबसे लेट होगी वो कैम्बियम का जस्ट इनर होगी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको आते हैं, और कहीं कहीं पर मैंने आपको बताया है कि जो ये वेस्कुलर कैम्बियम है ये सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनाती है फॉर लेटरल कंडक्शन। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है
कि सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर ऐसी रिंग्स क्यों नहीं मिलती। वो इसलिए नहीं मिलती बेटे, एक तो सेकेंडरी फ्लोएम वैसे ही कम बनती है, दूसरा ओल्डर सेकेंडरी फ्लोएम प्लस द प्राइमरी फ्लोएम ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ मोर एंड मोर ऑफ द वुडी टिश्यू इनसाइड ये क्रश हो जाती है। तो सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर आपको रिंग्स नहीं मिलेगी, सेकेंडरी जाइलम के अंदर आपको डिफरेंट ग्रोथ रिंग्स मिलेंगी। और अबाउट इन 1 year 1 annual ring is produced. For example, I have explained to you over here कि ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, उसके बाद यदि हम थर्ड ईयर करेंगे तो फिर कैम्बियम के जस्ट इनर थर्ड ईयर की ग्रोथ आ जाएगी, लेकिन इतना आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो अब हम डिटेल में करेंगे अबाउट 1 annual ring. About the annual rings, as you have been explained earlier, 1 year's growth represents 1 annual ring. It is general, not a specific case. Variations may be there. We are talking with respect to the general understanding about the secondary growth in the dicot stem. बेटे, जो 1 साल के अंदर वातावरण है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता, आपको पता है, सर्दी है, गर्मी है, लाइक दैट। और प्लांट के अंदर भी फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, द ग्रोथ ड्यूरिंग 1 year इज नॉट यूनिफॉर्म। स्प्रिंग सीजन के अंदर, जिसको हम समर सीजन भी बोलते हैं, जो सेकेंडरी जाइलम बनती है और वुड बनती है वो लाइट कलर की होती है, और कंपैरेटिवली जो ट्रैकेरी एलिमेंट्स हैं उनकी कैविटीज ब्रॉड होती हैं, वाइड होती हैं, और इस वुड की डेंसिटी भी लाइट होती है। और इसको बोलते हैं हम स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड, क्योंकि सबसे पहले ये बननी शुरू होती है और उसके बाद में जो वुड बनती है इन द विंटर सीजन उसको हम बोलते हैं ऑटम वुड और लेट वुड, क्योंकि ये बाद में बनती है। और ऑटम वुड नैरो इन ग्रोथ होती है, नैरो इन ग्रोथ भी ज्यादा पट्टी चौड़ी नहीं बनती, और इसके सेल्स डार्कर कलर के होते हैं और उनकी कैविटीज भी नैरो होती हैं। और जो ये वुड है ऑटम वुड और लेट वुड, इसकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है, लेकिन एकदम से कंट्रास्ट नहीं होता कि अब ये वुड बन गई वो वुड बन गई। स्लोली एंड स्लोली जैसे मौसम चेंज होता है ऐसे वुड की फॉर्मेशन में चेंज आती है। एनी हाउ दो वुड्स को, दैट इज स्प्रिंग वुड और सेकेंड इज ऑटम वुड, दोनों को मिला के हम बोलते हैं 1 annual ring। एंड by counting the number of annual rings we can count the age of the plant, and that branch of science is called dendrochronology. We can find out the age of the dicot stem कि कितना old है by counting the number of annual rings, and usually 1 annual ring comprises of 1 year's growth, and 1 annual ring consists of spring wood and autumn wood. So सबसे सेंटर में सबसे ओल्डेस्ट होगी और जो सबसे लेटेस्ट बनी है वो वेस्टर्न कैम्बियम का जस्ट इनर होगी। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अब
हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वुड के कंसर्न ही, कि वुड जो है वो दो प्रकार की है, एक है सैपवुड और एक है हार्टवुड। हार्टवुड एंड सैपवुड के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए यहां लिखा है इन द ओल्ड ट्रीज, ज्यों ज्यों ट्री बड़ा होता जाएगा त्यों त्यों एज एंड एज ग्रोथ इंक्रीजेस द सेंट्रल पार्ट ऑफ द secondary xylem becomes dark brown in color. And you know why this is dark brown in color? Because the lumens or the cavities of the tracheidy elements, they get filled with resins, gums, tannins, aromatic oils, certain other organic compounds, phenolic compounds, etc. And this is to provide strength. ज्यों ज्यों ज्यादा लकड़ बनती जाएगी त्यों त्यों बीच में डार्क ब्राउन एरिया बनता जाएगा, एंड दैट पार्ट ऑफ द secondary xylem इज कॉल्ड एज ड्यूरामेन। नाम दिया गया है ड्यूरामेन, ड्यूरामेन नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ। जो जो हम एरिया बढ़ाएंगे उसका गर्थ इंक्रीज करेंगे तो नेचुरली स्ट्रेंथ की जरूरत है सेंटर में। और ये टिश्यू जो है अब कंडक्शन का काम नहीं करता, इट डज नॉट परफॉर्म फॉर कंडक्शन। क्यों? क्योंकि जो ट्रैकेरी एलिमेंट्स हैं, दैट इज द ट्रैकीड्स एंड द वेसल्स, उनकी जो कैविटीज हैं, ये हमने एक वेसल बनाई है। इस वेसल के अंदर आप देखेंगे कि जो एडजेसेंट ये पेरेंकाइमा सेल्स हैं, ये अंदर को इनग्रो कर गए और इन्होंने बना दिए ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज टाइलोसिस। प्लूरल टाइलोसिस हो जाएगा। दीज टाइलोसिस they block the conduction, and these tyloses are filled with these materials which have already been explained to you, and these materials are collectively called as extractives. कौन कौन से? resins, gums, tannins, aromatic substances, oils. so ये strength देने के लिए xylem elements को ब्लॉक कर देंगे और ऐसी लकड़ को बोलेंगे जो डार्क एंड डार्क हो जाएगी। ये हमारे फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए बहुत अच्छी है और इसको बोलते हैं हार्टवुड, और दूसरा नाम है इसका ड्यूरामेन। ड्यूरामेन। अब जो पेरिफेरल पार्ट है वो लाइट कलर का होगा और वो कंडक्शन का काम करेगा, और उस पेरिफेरल पार्ट को हम बोलेंगे सैपवुड, और उसका दूसरा नाम है अल्बर्नम। और उसके अंदर जो ट्रैकेरी एलिमेंट्स हैं उसकी जो कैविटीज हैं वो ब्लॉक नहीं होंगी। प्लांट के एंगल से ये अच्छा है क्योंकि ये कंडक्शन का काम करता है, लेकिन फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए उस एंगल से सैपवुड अच्छी नहीं होती। ये हार्टवुड का बाहरला जो पोर्शन है लाइट कलर का वो है, और एंड इट इज प्रोन टू डिके बाय द माइक्रोब्स, बाय द इंसेक्ट्स एटसेट्रा। लेकिन प्लांट के लिए ये जरूरी है क्योंकि कंडक्शन का काम भी तो चाहिए। और बीच में ये आ गया हार्टवुड। हार्टवुड जो है वो स्ट्रेंथ देगी एंड दैट इज मोर रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट वर्ड यूज कर रहा हूं टू द माइक्रोबियल अटैक एंड द इंसेक्ट अटैक, और इसीलिए हमारे फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए हार्टवुड जो है वो अच्छी है। तो थोड़ा सा आप हार्टवुड एंड सैपवुड के लर्न करने के बाद वी विल स्विच ऑन टू द कॉर्क कैम्बियम। दिस इज अवर बी पार्ट।
कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम इज आल्सो कॉल्ड एज फैलोजन, जनरेट करने वाला टिश्यू। अब अंदर से ज्यों ज्यों ग्रोथ होएगी त्यों त्यों बाहरले टिश्यूज के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और एपिडर्मल टिश्यूज प्लस फ्यू आउटर कॉर्टिकल लेयर्स दे गेट स्लफ्ड ऑफ, उतर जाती हैं कई बार। और प्लांट को प्रोटेक्शन देने के लिए आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग भी तो बननी चाहिए। इसलिए नेचर के अंदर क्या हुआ कि जो कॉर्टिकल सेल्स हैं बाहर की तरफ, दे बिकम एक्टिव, यस इट इज ए सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम, दे बिकम एक्टिव एंड दे फॉर्म फैलोजन। अब फैलोजन जो है वो मैं बना रहा हूं यहां पर, दिस इज फैलोजन। फैलोजन कंटेन्स फ्यू लेयर्स, थोड़ी सी लेयर्स की बनी होती है, फ्यू लेयर्स की। फैलोजन, कॉर्क कैम्बियम, और फैलोजन के जो सेल्स होते हैं वो बाहर की तरफ भी सेल काटते हैं और अंदर की तरफ भी सेल काटते हैं। अंदर की तरफ जो सेल कटेंगे उसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ये बन गई तुम्हारी सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और प्राइमरी कॉर्टेक्स इसके अंदर, और बाहर की तरफ जो सेल बनते हैं दे डिफरेंशिएट इनटू व्हाट इज कॉल्ड एज कॉर्क। ये कॉर्क के सेल्स हैं। ये थिक वॉल्ड होते हैं, डेड होते हैं, एंड द थिकनिंग्स आर ऑफ सुब्रीन। याद करिए, कॉर्कस सुबर नाम का एक प्लांट है, उसके अंदर ये कॉर्क बहुत ज्यादा बनता है एंड दैट इज यूज्ड एज कमर्शियल कॉर्क। ये थिक वॉल बनाई है मैंने और अंदर ये कैविटी छोटी छोटी रह गई। सो हमने ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगाना। कॉर्क का दूसरा नाम है फैलम, PHELLEM। प्लीज रिमेंबर दी स्पेलिंग्स। और सेकेंडरी कॉर्टेक्स का दूसरा नाम है हेलोडर्म। और ये जो हमने ब्लैक कलर की बनाई है, क्या है ये? कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम। और इसका दूसरा नाम क्या है? फैलोजन। अब तीनों टिश्यूज कौन कौन से? दैट इज फैलोजन, फैलम एंड फैलोडर्म। ये तीनों टिश्यू ये बनाते हैं पेरिडर्म। और ये नीट का क्वेश्चन है, पेरिडर्म कंसिस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। अब दोबारा फिर आते हैं फैलम टिश्यू पे। फैलम टिश्यू के अंदर जो कॉर्क है वो सेल डेड कंटेन करता है, डेड सेल्स होते हैं और उनकी वॉल थिकड होती है। थिकनिंग सुब्रीन के कारण होती है एंड सुब्रीन मेक्स द सेल्स इम्परवियस टू वाटर एंड गैसेस। क्वेश्चन आता है मन में कि सर यदि ये प्रोटेक्टिव देने के लिए हमने पेरिडर्म तो बना दी, कॉर्क बना दी, तो फिर एरिएशन कैसे होगी? कुदरत ने, नेचर ने उसका भी ध्यान रखा है। कैसे? कि जो ये
फेलोजन है, ये वाली फेलोजन कहीं कहीं पर ये लूज सेल्स बनाती है और ये इसके सेल्स कॉर्क में डिफरेंशिएट नहीं होते। फॉर एग्जांपल हम अलग कलर से आपको बनाकर दिखाएंगे। दैट इज ये लूज सेल जो है इसने बनाए, ये लूज सेल्स, इनको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री सेल्स। और ऊपर की तरफ जब ये ग्रो कर रहे हैं तो ये एपिडर्मिस वगैरह को क्या कर देते हैं, वहां से ये आ गई तुम्हारी एपिडर्मिस, थोड़ी सी स्लफ्ड ऑफ है, तो यहां पर ये रेज एरिया सा बन जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड एज लेंटिसेल, CEL cell, lenticell. It is a slightly raised area, lens shaped area, और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए काम करेगा। ये सेल हुए कॉम्प्लीमेंट्री सेल। इस तरह से जो ओल्ड स्टेम है वो रेस्पायर भी कर पाएंगे, उनको प्रोटेक्शन भी मिलेगी, और ईयर टू ईयर इनके अंदर ग्रोथ होती रहती है और लार्ज साइज ट्रीज जो हैं वो बन जाते हैं, क्योंकि अंदर से भी टिश्यू बाहर बनता है और बाहर जो है पेरिफेरी भी इंक्रीज करती है। इसलिए हमने टर्म गर्थ यूज करनी है। उसके बाद लास्ट में मैं एक आपको टर्म और बताऊंगा, दैट इज बार्क। जब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, तो एक बार्क टर्म भी आता है। तो बार्क टर्म के बारे में भी थोड़ा सा आपने नॉलेज लेनी है। एक्चुअली बार्क जो है ये एक नॉन टेक्निकल टर्म है, कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है। एंड आई टेल यू ओनली वन पॉइंट, दैट इज ऑल द टिश्यूज आउटसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम, उनको हम बार्क बोलते हैं। अब बार्क जो अर्ली बनता है वो सॉफ्ट बार्क होगा, जो बाद में बनता है वो हार्ड बार्क होगा, लेट बार्क। आपने जो ये देखना है कि यदि हम बार्क की रिंग रिमूव कर दें तो एक इंपॉर्टेंट टिश्यू रिमूव हो जाएगा। एंड व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट टिश्यू? दैट इज फ्लोएम। यदि हम रिंग ऑफ बार्क रिमूव कर दें तो फ्लोएम रिमूव हो जाएगी, और फ्लोएम रिमूव होने से क्या होगा, जो पत्तों ने फूड बनाया है वो जड़ तक नहीं जाएगा और जड़ मर जाएगी, और जड़ मर जाएगी तो प्लांट ट्री वो भी मर जाएगा। सो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बार्क क्या चीज है। ऑल द टिश्यूज आउटसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम दे फॉर्म द बार्क, and the bark includes a very important tissue that is called as phloem. When we remove a ring of bark, the phloem tissue gets removed and there is no conduction of the food to the roots, and the root die first and then the plant dies. So please आपने ये बार्क के बारे में भी नोट करके रखना है। सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा आपको और बता दें दोबारा, इंक्रीज इन द गर्थ due to lateral meristem, that is vascular cambium and the core cambium। पहले आप vascular cambium को एक्सप्लेन कर दो ए पार्ट में, फिर आप core cambium को एक्सप्लेन कर दो बी पार्ट में। vascular cambium and core cambium को अच्छी तरह से लर्न करो, ज़्यादा डिटेल में आपने नहीं जाना, इन पे फोकस करो and you will be able to deal with the secondary growth in the dicot stem in a very nice manner. Okay, thanks a lot.